हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे जो वर्ग वर्गमूल है ना। वर्ग वर्गमूल के बारे में जो पार्ट 1 में है उसके बारे में हम पढ़ा दिए हैं। वर्ग वर्गमूल जो कैसे पूर्ण वर्ग है, उसको पहचानने का नियम है ना, और भी तरीके जो आपको बता दिए हैं। और आज के जो है क्लास में हम लोग जानेंगे वर्ग वर्गमूल के बारे में। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे, पार्ट 1 वीडियो आप जाकर देख लीजिए ताकि आपको आगे समझ में आ जाए। वर्ग वर्गमूल जो है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर इट जो है आपका बेसिक से बताया हुआ है, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो जो आपका है यहाँ पे वर्ग वर्गमूल, आपको जो हम बेसिक से यहाँ बता रहे हैं, बेसिक से लेकर आपका जो एडवांस हम यहाँ पे देंगे आपको क्लास, जो कि आप अच्छे से समझ जाएंगे इस क्लास में। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, हम कुछ ये सब जो है आपको एक बार रिपीट करके दिखा दे रहे हैं। सब जो है आपको बता दिए वर्ग वर्गमूल याद करने के लिए। और पूर्ण वर्ग जो है आपका सम या विषम के लिए क्या होगा वर्ग, इस सब की जो आपको कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हम लिख दिए हैं, और फिर से आपको हम यहाँ पे रिपीट कर दे रहे हैं, जो कि पार्ट 2 ये वीडियो है आपका। और आप पार्ट 1 जरूर देख लीजिए ताकि आपको आगे समझ में ज़रूर आए। तो यहाँ पे देखिए कुछ और रोचक प्रतिरूप, यहाँ पे मतलब उसके अलावा और कुछ भी है वर्गमूल के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि देखिए, दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच की संख्या नहीं है। यानी कि दो क्रमागत, क्रमागत मतलब समझ रहे लगातार है ना। तो वर्ग संख्याओं के बीच संख्या नहीं है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे 4 की स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, तो 4 की स्क्वायर 16 एवं 5 दोनों लगातार हो जा रहा है, 4 और 5 है ना क्रमागत, 5 का स्क्वायर 25। चूँकि 4 एवं 5 के बीच कोई प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या आप जानते होंगे, गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ पूछा दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच बीच की संख्या नहीं है। संख्या जो आपका नहीं है, 4 और 5 के बीच में कोई प्राकृत संख्या है नहीं है। 4 की स्क्वायर क्या था 16 और 5 की स्क्वायर क्या था 25। इसको भी हम बता दिए हैं पिछले वीडियो में पार्ट 1 में। तो यहाँ पे देखिए, चूँकि 4 एवं 5 के बीच कोई प्राकृत संख्या नहीं है, अतः 16 एवं 25 के बीच ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो वर्ग संख्या है। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में आगे मिलेगा कि कोई है ना दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच संख्या है, तो आप उसका आंसर क्या होगा, नहीं। 4 और 5, ठीक है, तो 4 5 क्या है क्रमागत, 4 और 5 के बीच कोई भी संख्या, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे 5 6, इसके बीच में कोई प्राकृतिक संख्या है नहीं ना, तो वो जो आपका इसका हो जाएगा, यहाँ पे आंसर नहीं हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि 16 से 25 के बीच जितना भी संख्या है उसमें कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 16 और 20 में जितने भी संख्या है, 16 और 25 के बीच में जितनी भी संख्या है उसमें कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आपको बोल देगा कि 16 और 25 के बीच में कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप इस तरीका को जानेंगे तो बता सकते हैं कि 16 और 25 के बीच में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बस ये इसके माध्यम से यही जानना था। तो अब हम लोग यहाँ बोल सकते हैं है ना। अतः हम कह सकते हैं कि दो क्रमागत वर्ग संख्या एन स्क्वायर, यहाँ पे कोई अंक मान सकते हैं, एवं एन प्लस 1 है ना, इस कर दीजिए 1 ब्रैकेट में कर दीजिए, चाहे इसको हॉल भी पढ़ सकते हैं। दो के बीच 2n संख्या है जो वर्ग संख्या नहीं है। 2n संख्या मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या मान सकते हैं, लेकिन जो आपका वर्ग संख्या नहीं है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखिए विषम संख्याओं का जोड़, विषम संख्याओं का जोड़, जैसे देखिए क्रमागत विषम संख्याओं का के योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, तो जैसे देखिए एक विषम संख्या, तो एक स्क्वायर क्या होता है, एक होता है। 1 प्लस 3 पहले दो विषम संख्याओं का योग, 1 और 3, आपका पहला विषम संख्या कौन सा है, 1, और दूसरी विषम संख्या 3। तो इसको जब जोड़ेंगे 1 और 3 को, तो क्या हो जाएगा 4। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है ना, 4 किसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है। अब उसी तरह विषम संख्याओं का योग यहाँ पे मतलब जोड़ के बताना है कि किसका वर्ग। जैसे कि फर्स्ट वाला जो विषम संख्या होगा 1 होगा, फिर दूसरी विषम संख्या 3, और 3 के बाद विषम संख्या जो आपका 5 है ना। तो पहले 3 विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, इसको जोड़िए, 5 3 8 है 9। इससे समझिएगा तो आगे आपको जो क्वेश्चन मिलेगा आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। और भी यहाँ पे दिया हुआ है जो आपको विकर्ण विधि द्वारा आगे आपको समझाया जाएगा, ताकि बहुत आप कोई भी क्वेश्चन को आप जो है वर्ग वर्गमूल में आप क्वेश्चन को डाउट नहीं रहेगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, आप क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी तरह है 1 3 5 7, यानी कि यहाँ 3 यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ भी डॉट जो यहाँ पे दिया हुआ डॉट डॉट मतलब यही यहाँ पे लिखा हुआ है।
जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 16 तक लिख लिए, 16 यानी 4 तक है यहाँ पे लिखा हुआ है विषम संख्या, ये क्या हो जाएगा 4 का वर्ग 16 होता है ना, यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए 5 है लिखा, 5 विषम संख्या है, तो विषम संख्या 5 का क्या हो जाएगा 25 इसका वर्ग होगा। और हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि विषम संख्या का वर्ग अगर निकालेंगे तो हमेशा विषम होगा, विषम संख्या ही आएगा, और सम संख्या का वर्ग निकालेंगे तो हमेशा सम संख्या ही आएगा। तो यहाँ देखिए आगे लिखा हुआ है पहली 4 विषम संख्याओं का योग 4 स्क्वायर, ठीक है 4 स्क्वायर है। इसी प्रकार पहली 5 विषम संख्याओं का योग 5 स्क्वायर है, यह नोट में हम लिख दिए हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पहली n विषम संख्या, n की जगह पर आप कोई भी अंक मान सकते हैं, हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर है। अर्थात मतलब कोई भी संख्या जो है आप कोई भी संख्या के लिखिए, जैसे कि मान लीजिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक 4 हो जाता है, यहाँ पे इसलिए लिख दिए n स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए अर्थात 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट डॉट करके n विषम संख्या बराबर n स्क्वायर होता है। कोई विषम संख्या ही का वर्ग जो है आपका निकलता है, इसको भी आप ध्यान में रख लीजिए, नोट में है इसलिए आपको ये जो है आप नोट में आप भी लिख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है विषम संख्याओं के इस गुण के आधार पर पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुण को देखिए। तो यहाँ पे है, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसको चेक करने का तरीका जो है आपको 25 क्या है, पहले 25 जो विषम संख्या तो यहाँ पे बोला है विषम संख्याओं के इस गुण के आधार पर पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुण को देखिए। पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुण को यहाँ पे देखना है, मतलब कर 25 क्या है विषम संख्या है, इसका मतलब जो है पूर्ण वर्ग संख्या के गुण को देखिए, यानी पूर्ण वर्ग संख्या कैसे है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। और भी अधिक तरीका इसके आगे जो हम लोग जानेंगे, लेकिन इसको पहले जान लीजिए 25 कैसे एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि चरण हम लिख दिए हैं, चरण 5 तक में इसको हम जो है सोल्व करके आपको बताएंगे। जैसे चरण 1 25 - 1 विषम संख्या क्या होता है, जो विषम संख्या सबसे छोटी जो है आपका 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए 25 से -1 कर दिए, यहाँ क्या है 24, 24 में पहली संख्या घटाने पर, 24 में हम लोग क्या बताए हैं पहली संख्या, यानी कि एक जो है विषम संख्या पहली संख्या है, ठीक है, इसको घटाते कितना हुआ 24, ठीक। चरण दूसरा में देखिए घटाने पे कितना आया है 24 आया है, ठीक है। 24 में -3 किए, यहाँ -3 क्योंकि क्या है कि बोला विषम संख्या, तो विषम संख्या तो आप लोग जानते होंगे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है ना, 13 है। इसी तरह हम लोग को जो आएगा घटाने पर उसको यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद जो विषम संख्या आएगा उसको लिख कर यहाँ पे घटाएंगे। फिर यहाँ पे जैसे देखिए 24 है, 24 1 के बाद विषम संख्या कौन सी होती है 3 होती है ना। तो 24 में जब 3 माइनस किए तो 21 आया। या देखिए उपरोक्त परिणाम से दूसरी विषम संख्या इस संख्या घटाने पर जो आया हमको 21 आया। अब चरण तीसरा में देखिए यहाँ पे घटाने पे कितना आया 21 है, तो 21 को हम यहाँ लिख दिए 21, और 3 के बाद जो है आपका विषम संख्या कौन सी है, तो आपका विषम संख्या 5 है ना, 5 विषम संख्या है। तो जब 21 में -5 किए तो आया आपका आया 16, ठीक है, कितना आया 16 आया। तो यहाँ भी लिख दिए हैं उपरोक्त परिणाम से तीसरी विषम संख्या घटाने पर यहाँ पे 16 आया, इसलिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि आप अगर आप नोट्स अपने से भी लिखते हैं तो आप अपने से भी समझ सकते, इतना हम जो आपको अच्छे से यहाँ से लिख दिए हैं। 16 आया। चरण चौथा में देखिए बोल रहा है क्या किए हैं कि 16 यहाँ पे आया, ठीक है, तो 16 को हम यहाँ पे लिख दिए 16। 5 के बाद जो आपका विषम संख्या कौन सी है 7 है, जिसको हम लोग क्या कर दिए हैं यहाँ पे 7 लिख दिए हैं। और 16 में -7 किए कितना आया 9 आया, 9 आया, ठीक है। तो देखिए उपरोक्त परिणाम से चौथी विषम संख्या घटाने पर हमें 9। अब देखिए चरण 5 यहाँ पे कितना आया 9 हुआ, 9 आया ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दें 9 कर दें, और माइनस देखिए माइनस यहाँ पे करना ही है विषम संख्या का, यहाँ पे माइनस कर दिए। अब आपको देखिए 7 के बाद कौन सी विषम संख्या है, तो 9 विषम संख्या है ना, तो जब 9 विषम संख्या है तो 9 - 9 किए तो क्या आया 0। तो उपरोक्त परिणाम से पाँचवीं विषम संख्या घटाने पर कितना आया, तो हमें 0 आया। तो चूँकि अब हम लोग कर सकते हैं 25 बराबर कौन कौन सी संख्या हम लोग घटाए हैं विषम संख्या में 1 3 5 7 9। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अगर करते हैं तो हमें जो आएगा 25 आएगा। तो है ना, तो ये जो आपका पूर्ण वर्ग संख्या
ये ऐसा हम लोग चेक कर सकते हैं कि कैसे, जिसमें 0 आ जाए वो क्या है आपका विषम संख्या के इस गुण के आधार पर पूर्ण वर्ग संख्या को गुण को देखिए, जो आपका पूर्ण वर्ग आपका 0 आने पे हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रक्रिया को दूसरी संख्या के लिए करते हैं। इसी मतलब जो है दूसरी संख्या के लिए इस प्रक्रिया करते हैं तो देखते हैं वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, माना दूसरी संख्या 34 है। मान लीजिए दूसरी संख्या 34 है। देखिए 34 में 1 माइनस किए तो क्या हुआ 33 आया, ठीक है। 33 में आया, 33 यहाँ पे लिख दिए, माइनस 1 के बाद कौन सी विषम संख्या 3 है, 3 माइनस किए तो क्या हुआ 30 आया, है ना, 30 आया। और 30 के यहाँ पे लिख दिए, 3 के बाद विषम संख्या 5 है, इसको जब माइनस की 30 माइनस 5 कितना है 25 यानी कि 25 है, ठीक है, 25 आया। और 25 को हम यहाँ पे लिख दिए, जितना आएगा उतना पहले उतना में से माइनस कर देना, जो विषम संख्या लिखेंगे उसके बाद जो विषम संख्या को उसको लिख के माइनस कर देना है, ठीक है। 25 है, 25 माइनस 7 किए तो कितना है 18, और 18 माइनस 9 करेंगे, 7 के बाद विषम संख्या जो आपका 9 होता है ना। तो जब 9 किए तो यहाँ क्या आया 9 आया। तो ये जो इस प्रक्रिया द्वारा हम लोग किए तो यहाँ पे 0 नहीं आया, ठीक है। दूसरी संख्या हम 34 लिए, उसी प्रक्रिया द्वारा अगर हम लोग किए तो यहाँ पे क्या हुआ 0 नहीं है, लेकिन उस संख्या में जो था उसमें 0 आ गया था, लेकिन संख्या में 0 आ गया था। तो ये जो संख्या आपका 34 से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, लेकिन 25 जो आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अतः 34 को 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि इसको जोड़ें 1 3 5 7 9, ठीक है, इसको अगर जोड़ते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे -9, यहाँ पे 9 के बाद -11 किया हुआ है, 9 के बाद जो आपको विषम संख्या आता है वहाँ 11 आता है ना, इसको माइनस किया तो -2 आया। तो जो हम लोग के वहाँ पे 9 में ही 0 आया था, लेकिन इसमें अभी 11 भी कर दिए तभी 0 नहीं आया। ये बोल रहा है अतः 34 को 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में नहीं लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे जैसे देखिए इस सब जो विषम संख्या है ना, अगर इस सब को विषम संख्या को करते हैं तो जो आपका 25 यहाँ पे आ सकता है। और इसको अगर हम लोग करते हैं तो जो आपको कह रहा है योग के रूप में हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं। उसको तो हम लोग 25 को लिख सकते हैं, लेकिन जो 34 वाला आया है उसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। लेकिन 25 को 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अभी जैसे कि हम बताएं 25 को हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन जो आपका 34 वाला आया करने पर विषम संख्या इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वैसी प्राकृतिक संख्या जो 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं हो सकती वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 34 जो आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो आप यहाँ पर समझ गए कि पूर्ण वर्ग संख्या कैसे चेक करना है, जांच करना है। तो यहाँ पे फिर हम रिपीट कर दे रहे हैं कि देखिए वैसी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या तो आप जानते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, कोई भी आप संख्या रखें, ठीक है। तो वैसी प्राकृतिक संख्या जो 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं हो सकती है। लगातार विषम संख्या यानी कि 1 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 5 7 के बाद 9, इसी तरह क्रमागत विषम संख्या होना चाहिए, ठीक है। विषम संख्या के योग के रूप में व्यक्त नहीं हो सकती, अगर उसको ऐड किया जाए तो वही संख्या नहीं आए तो जो संख्या आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 34 जो आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन 25 जो आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। इसको आप पहचानने के लिए एक और संख्या जान सकते हैं मेरे तरफ से, जो आपको लास्ट में आएगा वो 0 अगर आ जाता है तो क्या है आपका संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, और अगर नहीं आता तो नहीं हो सकता। ये अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए जैसे कि दिया हुआ है क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग। जैसे कि देखिए प्राकृतिक संख्या तब जान गए, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। यहाँ बोला क्या क्वेश्चन, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि देखिए प्राकृतिक संख्या के क्रमागत मतलब लगातार। जैसे कि देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो 9 इसको देखिए लगातार जोड़े, जैसे 4 और 5 को जोड़ दिए क्या होता है 9 होता है। इसी तरह देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए लगातार यहाँ पे आपको जोड़ के मतलब चेक भी करना। जैसे देखिए 12 + 13 क्या होता है 25 होता है। 7 की स्क्वायर क्या होता है 49। यानी कि जितनी भी सम संख्या है उसको ऊपर लिखिए और उसका जो चेक कर सकते हैं इसे जो लगातार आपको प्राकृतिक संख्या से अगर जोड़ने पे आ जाए तो आपका लगभग सही है। जैसे देखिए 7 के स्क्वायर 49 होता है, 24 + 25 किए तो 49 होता है, 9 की स्क्वायर 81 होता है, तो 40 + 41 किए तो 81 हो गया। 11 की स्क्वायर क्या होता है तो यहाँ पे 121 है ना, 121 होता है 11 की स्क्वायर। तो 60 + 61 कर दिए क्या हो गया आपको 121। 13 की स्क्वायर है तो 169 होता है, तो 84 + 85 169 होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मेन पॉइंट में, किसी भी विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कह रहा है कि कोई भी संख्या, ठीक है, कोई भी विषम संख्या के वर्ग को, कोई भी आप विषम संख्या लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे सभी जो लिखा हुआ है यहाँ पे विषम संख्या ही लिखा हुआ है, तो आप कोई भी लिख सकते हैं। ये नहीं कि खाली यहाँ पे जो लिखा हुआ है यही नहीं, कोई भी आप विषम संख्या को आप लिख सकते हैं, है ना। तो कोई भी आप विषम संख्या के लिख लीजिए है, ठीक है। तो किसी भी विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के योग के रूप में कोई भी आप विषम संख्या लिख लीजिए। उसको अगर वर्ग निकालते हैं तो जो वर्ग निकालने पाएगा उसको मतलब कोई भी कारण यहाँ बोल रहा है दो क्रमागत, दो मतलब दोनों जो आपका लगातार होना चाहिए, है ना। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के योग के रूप में आपको जो है व्यक्त कर सकते हैं, आप जो है इसको व्यक्त कर सकते हैं। अब आगे चलिए हम लोग चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, आप समझिए कि दो क्रमागत विषम या सम संख्याओं का गुणनफल, यानी कि क्रमागत मतलब तो समझ गए लगातार, विषम संख्या या सम संख्या। जैसे कि यहाँ पे जो दिया हुआ है सब विषम संख्या है ना। एक के बाद जो विषम संख्या होता है आपका 3 होता है। तो उसी तरह देखिए 1 × 3 क्या है आपका, जैसे देखिए बराबर करके 2 - 1 किया हुआ है। देखिए जैसे कहने का मतलब है कि देखिए 2 से -1 करेंगे तो क्या होगा 1 आएगा, तो जो आपका यहाँ पे 1 है। इसी तरह है आपका 3 × 5, ठीक है। तो 3 × 5 किया हुआ है तो जो आपका होगा 4 - 1, ठीक है। यहाँ पे किया हुआ है जैसे कि 5 से 1 माइनस कर दिए, यहाँ पे जो भी सम संख्या है उसको मतलब माइनस किया है, तो यहाँ पे क्या हुआ है जैसे कि आ गया 4 - 1। उसी तरह जो आपका 7 × 9, इसी तरह जो आपका हो जाएगा यहाँ पे 8 - 1। इसी तरह जो आपका 11 × 13, तो यहाँ पे देखिए 13 है, तो इसमें से मतलब सम में से एक एक कम करते गया। जैसे देखिए 13 है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 12 हो गया। यहाँ पे देखिए 9 है तो यहाँ पे क्या हो गया 8, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। इसी तरह है तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार यहाँ पे बोला है, इस प्रकार 24 × 266, इसको हम कर सकते हैं 25 - 1 या तो फिर 25 + 1, यानी कि 25 के स्क्वायर -1। उसी तरह है 42 × 44, यानी 42 × 44। तो यहाँ पे देखिए 43 का 1 कम कर दे 43 - 1 या तो फिर 43 + 1, 43 स्क्वायर -1। तो यहाँ पे जैसे देखिए इससे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो आपको समझने लायक है बहुत, दो क्रमागत विषम संख्याओं के गुणनफल उनके बीच की सम संख्या के वर्ग से एक कम होता है। यानी कहने का मतलब है ये आप समझ गए। अब यहाँ पे अगर नहीं समझे होंगे तो यहाँ पे आप जो है आप समझ जाएंगे। जैसे बोल रहा है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल उनके बीच की सम संख्या के वर्ग से एक कम होता है। कोई भी दो विषम संख्या, ठीक है, क्रमागत मतलब लगातार वाला, जैसे 3 5 हो गया, तो कोई भी दो विषम संख्या क्रमागत होना चाहिए, ठीक है। संख्या का गुणनफल उनके बीच की सम संख्या जो है आपका एक, जो है आपका सम संख्या के वर्ग से एक जो आपका कम होता है। अब दूसरा देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, जैसे कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल उनके बीच की विषम संख्या के वर्ग से एक कम होता है। यानी कि दो क्रमागत सम संख्या, यहाँ पे बोला है क्या विषम, यहाँ पे बोल दिया सम संख्या। सम संख्याओं का गुणनफल उनके बीच की विषम संख्या के वर्ग से एक कम होता है। यहाँ जो है मतलब सम, यहाँ पे विषम बोल दिया है, यहाँ पे सम बोल दिया है। तो आपको जो है दोनों में क्या हो रहा है एक एक मतलब कम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए जो नोट पॉइंट में है, दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। आपको इसको ध्यान में रख लेना है। आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार ये क्वेश्चन जो है आपका 8 बोर्ड में आ गया है कि दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कोई भी
पूर्णवर्ग संख्या नहीं होती है। अगर आपको क्वेश्चन बदल दिया जाए, क्या दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कोई भी संख्या पूर्णवर्ग संख्या होती है, तो आप आंसर इसका दीजिएगा, जो दीजिएगा आंसर, इसका जो आंसर होगा नहीं होगा। दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, जैसे कि यहाँ पे बताए भी थे हम उदाहरण में। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको जो था, इधर जो थे हम यहाँ पे बताए थे, है ना, वही क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपको रिपीट कर दिया है। आपको बस इसको ध्यान में रख लेना है कि दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो ठीक है, अब हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, है ना। तो अगले जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको, हम बताएंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग कैसे निकालना है, वर्गमूल कैसे निकालना है, विकर्ण विधि से बताएंगे, भाग्य विधि, गुणनखंड विधि, सभी तरीक़ा से आपको बता देंगे कि जो आपको कोई भी क्वेश्चन वर्ग और वर्गमूल का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना, ताकि वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ सके, और एक दूसरे से आप लोग समझिएगा तो ऐसे होगा कि मतलब अच्छा लगेगा पढ़ने में भी, है ना, साथ में। तो इसी तरह जो है हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे पार्ट 3 में। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे उसमें देखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, विकर्ण विधि से दिखाएंगे, भाग विधि, गुणनखंड विधि, और भी अन्य तरीका और शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताया जाएगा, ताकि जल्दी में कैसे वर्ग और वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को कैसे आपको निकाल कर तुरंत आंसर दे देना है ऑब्जेक्टिव में। तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके।